गुड मॉर्निंग वाला गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। ऑडियो और वीडियो क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक है। हम कल डिस्कस कर रहे थे बोस आइंस्टीन स्टैट के बारे में। हमने स्टार्ट किया था कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए बोस आइंस्टीन फॉलो करने के लिए, वो हमने कल डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हम कुछ सब लेवल्स की बात कर रहे थे। सब लेवल्स क्या होते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट के अंदर कुछ लेवल्स होते हैं, उनको हम बोलेंगे सब लेवल्स। ठीक है, जैसे एक आयत लेवल है, इसके अंदर ये क्या होंगे, सब लेवल्स होंगे। यहाँ तक हो गया था सबका? ठीक है बेटा, आगे कंटिन्यू करें। बोलिए। यस मैम। उसके बाद हमें जो डिस्कस करना है वो है कि उन पार्टिकल्स का जो एनर्जी और मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन हमें स्टडी करना है। यदि हमें पार्टिकल्स का एनर्जी और मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करना है, कौन से पार्टिकल्स जो बोस आइंस्टीन स्टैट को फॉलो कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के अंदर या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर, ये जो पार्टिकल है वो बोस आइंस्टीन स्टैट को फॉलो कर रहे हैं और कौन सी स्टेट के अंदर मोस्ट प्रोबेबल या इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर, तो हमें उनका क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी और मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। तो हम हमारे पास जो गिवन वॉल्यूम होगा फेस स्पेस के अंदर उसको डिवाइड कर देंगे लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, जो भी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा हम उसको डिवाइड कर देंगे कंपार्टमेंट के अंदर, उसको डिवाइड कर देंगे। और जो कंपार्टमेंट है वो किस में डिवाइड होगा, स्मॉल इंटरवल में डिवाइड होगा। जैसे ये इंटरवल है, ये इंटरवल है, वो जो इंटरवल्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, उन पार्टिकल का एनर्जी या मोमेंटम बताएंगे। ठीक है, अब बताया था मैंने वॉल्यूम को आप डिवाइड करते हो कंपार्टमेंट के अंदर और कंपार्टमेंट को किस में डिवाइड करते हो आप, सेल के अंदर। ठीक है, सेल का साइज कितना होगा, एच क्यूब होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि बोस आइंस्टीन आती है क्वांटम के अंदर और क्वांटम के अंदर सेल का साइज या तो एच क्यूब होता है या उससे ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे हम कंपार्टमेंट को सेल के अंदर डिवाइड कर रहे हैं उनका साइज होगा एच क्यूब होगा। कंपार्टमेंट और सेल को मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगी। जैसे मेरे पास ये तो पूरा वॉल्यूम है और ये कंपार्टमेंट है, इसके अंदर ये क्या होंगी, सेल्स होंगी। सेल्स का मतलब जो लेवल्स होंगे, जैसे ये स्कूल है या फिर कॉलेज है, कॉलेज के अंदर ये क्या होंगे, रूम्स होंगे। ठीक है, तो कॉलेज तो आपका पूरा एक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो रूम्स होंगे हैं वो कंपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे और रूम्स के अंदर जो डेस्क होंगे वो सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटा, यस मैम। क्लियर है सबको कंपार्टमेंट और सेल का मतलब? यस मैम। हाँ, उसके बाद ऐसा बोला गया है, इसके अंदर ऐसा अजम्पशन माना गया है कि जो कंपार्टमेंट का साइज होता है वो लार्ज होना चाहिए सेल के कंपैरिजन में। अब देखो कंपार्टमेंट का साइज बड़ा होगा, कमरे का साइज बड़ा होगा, तभी तो उसके अंदर सेल्स आ पाएंगे। सेल्स आने का मतलब डेस्क आ पाएंगे। ठीक है, छोटा होगा तो कैसे आ पाएंगे। ठीक है, तो कंपार्टमेंट का साइज सेल के कंपैरिजन में बड़ा होना चाहिए क्योंकि कंपार्टमेंट को हम किस में डिवाइड कर रहे हैं, सेल के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। चले आगे। यस मैम। अब देखिए हमारे पास जो पार्टिकल्स हमने कंसिडर किए हैं उनका हम नंबरिंग मान लेते हैं, n1 n2 n3 और n के पार्टिकल्स हैं हमारे पास टोटल। अब सभी पार्टिकल्स की अपनी एनर्जी वैल्यू होगी। मान लिया जो n1 पार्टिकल है उसकी एनर्जी वैल्यू u1 है, n2 की u2 है और जो n के पार्टिकल है उसकी एनर्जी वैल्यू u3 है। ठीक है, ये सारे के सारे पार्टिकल किसके अंदर डिवाइड किए गए हैं, कंपार्टमेंट्स के अंदर। ठीक है, और कंपार्टमेंट को नंबरिंग की गई है 1 से लेके k तक। मतलब ये जो मेरे पास टोटल पार्टिकल्स कितने हैं, n k तक है।
ये टोटल पार्टिकल्स n के जो हैं उसको डिवाइड किया, पार्टिकल्स को किस में डिवाइड किया गया, कंपार्टमेंट में। जैसे फर्स्ट कंपार्टमेंट, ये सेकंड कंपार्टमेंट, ये थर्ड कंपार्टमेंट, और लास्ट वाला ये मेरा कौन सा कंपार्टमेंट है, के कंपार्टमेंट। पहले कंपार्टमेंट में पहला पार्टिकल है n1, सेकंड में n2, थर्ड में n3 और लास्ट वाले कंपार्टमेंट में n4। और इन कंपार्टमेंट को किस में डिवाइड किया गया, सेल्स में। ठीक है, पहले के अंदर जो है, पहला जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर सेल्स कितनी है, उनका नाम है G1। इस कंपार्टमेंट के अंदर जो सेल्स होंगी उनका नाम है G1। इसके अंदर जो सेल्स होंगी उसका नाम है, सेकंड कंपार्टमेंट के अंदर G2, और इसके अंदर जो सेल्स होंगी उनका नाम होगा Gk होगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, Yes, ma'am. डायग्राम से क्लियर है? N1 Yes, N2, ma'am. ये तो टोटल पार्टिकल्स होंगे। पहले कंपार्टमेंट में N1 पार्टिकल, और वो पार्टिकल कहाँ बैठे हैं, मतलब वो बच्चे स्टूडेंट कहाँ बैठे हैं, डेस्क पर बैठे हैं, सेल्स में डिवाइड है। ठीक है, मतलब G1 में डिवाइड। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अब देखिए, तो टोटल पार्टिकल सिस्टम के अंदर तो n ही है ना, उन सब पार्टिकल का सम होगा। ठीक है, n1 से लेके nk तक। अब हमें क्या डिटरमाइन करना है बेटा, जो बोस-आइंस्टीन स्टैट है उसके अंदर हम एक थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दूसरा, जो बोस-आइंस्टीन के अंदर जो पार्टिकल्स का नेचर होता है इंडिस्टिंग्विशेबल होता है, उसका इफेक्ट स्टडी करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट निकालेंगे। तीन चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं बोस-आइंस्टीन के। सबसे पहले हमें थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब तक थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी तब तक हम ना तो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट स्टडी कर सकते हैं और ना ही थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी स्टडी कर सकते हैं, सॉरी क्या नाम है, इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी का इफेक्ट स्टडी कर सकते हैं। तो इन दोनों चीजों को डिटरमाइन करने के लिए हमें थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और निकालने के लिए हमारे पास टोटल कंपार्टमेंट जितने हैं, मान लिया उनमें से जो ith कंपार्टमेंट है, टोटल कंपार्टमेंट तो कितने, 1 से लेके k तक है ना, और i कहीं यहाँ बीच में लाई कर रहा है। देखो ये कंपार्टमेंट नहीं बनाए थे मैंने, अभी अभी आपको शो किया। ये कंपार्टमेंट्स हैं, लास्ट रूम है, मतलब 1 2, लास्ट वाला के है। इनमें से कोई एक कंपार्टमेंट ले लिया, बीच में कहीं लाई करता है, ये ith। ठीक है, तो ith कंपार्टमेंट के अंदर, इस कंपार्टमेंट में सेल्स कितने होंगे, इस रूम में डेस्क कितने होंगे, Gi होंगे, या फिर इस कंपार्टमेंट में, वो तो मैंने एग्जांपल से समझाया है कि रूम के अंदर डेस्क होते हैं, उस पर बच्चे सिट करेंगे, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बैठेंगे। इसी तरह से कंपार्टमेंट के अंदर सेल्स होती हैं, कंपार्टमेंट के अंदर सेल्स होंगी, मतलब लेवल्स होंगे जहां पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, तो हमने कोई एक ith कंपार्टमेंट मान लिया और उसके अंदर सेल्स कितनी होंगी, Gi, उस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. अब आगे देखिए, अब हम कोई भी एक ith कंपार्टमेंट के अंदर ये जो इंडिविजुअल सेल है उसको हम डिनोट करेंगे इससे C1। अब देखो ith कंपार्टमेंट में तो बहुत सारी सेल्स होगी ना, मतलब टोटल सेल्स कितनी है, Gi है, और अलग अलग इंडिविजुअल रिप्रेजेंट किया गया, पहले सेल को C1 से, दूसरी को C2 से, नेक्स्ट को C3 से, इस तरह से। ठीक है, ठीक है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस सेल्स के अंदर कौन डिस्ट्रीब्यूट है, Ni पार्टिकल्स। इस ith कंपार्टमेंट में कितने पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट होंगे, Ni होंगे। ठीक है, अब जो P1 P2 P3 है वो क्या बताता है, ये जो टोटल नंबर Ni पार्टिकल है इस ith कंपार्टमेंट में, उनका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे जो इंडिविजुअल पार्टिकल होगा उनका अरेंजमेंट बताता है, उनके अरेंजमेंट की पोजीशन बताता है P1 P2 P3। जो
इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं टोटल ni पार्टिकल में से इस ith कंपार्टमेंट में, तो टोटल ni पार्टिकल होंगे gi सेल के अंदर, ठीक है। तो जो उनका इंडिविजुअल अरेंजमेंट होगा टोटल ni पार्टिकल का, उस अरेंजमेंट को डिनोट किया गया p1 p2 p3 सिंबल से अप टू सो, ठीक है। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. अब देखिए यहाँ पे Yes, ma'am. समझानी है कि टोटल नंबर ऑफ वे कितने होंगे ni प्लस gi माइनस 1 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। एक तो इन्होंने कुछ इस तरह से मतलब अजम्पशन से समझा रखा है, इस रिप्रेजेंटेशन से समझा रखा है। दूसरा हम इसको एक एग्जांपल से भी कर सकते हैं। मान लिया मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 3, ठीक है, और सेल्स कितनी है इस कंपार्टमेंट में, वो एक कंपार्टमेंट है जिसमें 3 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कितनी सेल्स है मेरे पास, 2 सेल, ठीक है। तो आप इन तीनों पार्टिकल को, 2 सेल हैं, एक ये वाली होगी एक ये वाली होगी, तो कितने अरेंजमेंट होंगे जब आप 3 पार्टिकल को 2 सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो वो अरेंजमेंट हमें देखनी है, नंबर ऑफ वेज देखने अरेंजमेंट का, 4 अरेंजमेंट होंगे। 4 कैसे होंगे बता सकते हो? पहले 2 पार्टिकल इसमें आ जाए, ठीक है, थर्ड पार्टिकल इसमें आ जाए। अब पार्टिकल कैसे है, डिस्टिंग्विशेबल है या इनडिस्टिंग्विशेबल है? Distinguishable, ma'am. इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। बोस-आइंस्टीन Yes, और एक चीज और, क्या ये जो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं? बताइए, क्या ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो? no, ma'am. No, ma'am. तो यहाँ ध्यान से देखिए, नहीं करते तो इसका मतलब एक सेल के अंदर एक से ज्यादा पार्टिकल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो डॉट से ही तो रिप्रेजेंट करेंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो मान लिया पहले कोई भी 2 पार्टिकल इसमें आ गए, एक पार्टिकल इसमें आ गया, एक तो अरेंजमेंट ये हो गया, क्या पता वो कौन से 2 है, क्योंकि पार्टिकल्स का नेचर कैसा है, इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। एक अरेंजमेंट ये हो सकता है कि पहले सेल के अंदर एक पार्टिकल आ गए, नेक्स्ट सेल के अंदर 2 पार्टिकल आ गए, ये अरेंजमेंट मैंने आपको पहले भी सिखाया था। एक अरेंजमेंट ये हो सकता है तीनों के तीनों पार्टिकल फर्स्ट सेल में आ गए और दूसरा सेल एम्प्टी रह गया, या पहला सेल एम्प्टी और तीनों के तीनों पार्टिकल सेकंड सेल के अंदर आ गए। तो कितने पॉसिबल वे होंगे, 3 पार्टिकल 4. है 2 सेल के अंदर, 4 हो गए हैं, कितने हो गए हैं 4। और ये 4 कैसे आएगा, n प्लस जी माइनस 1, बताइए कितना आएगा, n प्लस जी माइनस 1 कितना आएगा यहाँ से, यदि मैं डायरेक्ट ऐसे निकालूं तो 3 4, ma'am. 1 3 4, plus हाँ। 1. तो ये मैंने यहाँ से जनरल फॉर्मूला बना दिया। एक तो मैं इसको ऐसे करके देखूंगी, अरेंजमेंट बना के देखूंगी, एक डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख लें, यदि हमें 3 पार्टिकल को 2 सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट का वे निकालने का फॉर्मूला होगा n प्लस जी माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. अभी मैं ये सब बताने की कोई नीड नहीं है, जो इसमें ये लिखा हुआ है आपकी मर्जी है, ये सब इस तरह से करना चाहो तो इस तरह से कर लेना, बाकी बेस्ट एग्जाम्पल से और ज्यादा अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको। बेस निकालने का फॉर्मूला ni प्लस जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. टोटल नंबर ऑफ वेज जब निकालते तो आगे फैक्टोरियल भी लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके अंदर मतलब थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए और क्या किया गया है, मतलब क्या फॉर्मूला यूज होगा। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का वैसे फॉर्मूला क्या होता है,
बताइए। NCR अपॉन में 2 की पावर n। NCR अपॉन में 2 की पावर n, ये तो होता है, लेकिन जो यदि मुझे मीनिंगफुल अरेंजमेंट निकालने हो ना, ठीक है, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब मुझे मीनिंगफुल अरेंजमेंट निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट डिवाइड बाय मीनिंगलेस अरेंजमेंट। यस। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट डिवाइड बाय मीनिंगलेस अरेंजमेंट। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब मीनिंगफुल अरेंजमेंट निकालना। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब मैंने नंबर ऑफ वेज तो निकाल लिए थे ni प्लस ji माइनस 1 फैक्टोरियल, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए हम इसको ji से और मल्टीप्लाई कर देंगे। इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? GI से। ji से। ji से क्यों किया है? क्योंकि ji क्या है, वो सेल्स है ना टोटल। यस मैम। ये आए उस कंपार्टमेंट के अंदर, मान लिया ith कंपार्टमेंट में लेके चल रही हूँ, ith के अंदर सेल्स कितनी है, ji तो है, तो सारी की सारी सेल्स मुझे काउंट करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। अब मुझे क्या पता कौन सा पार्टिकल कौन सी सेल के अंदर डिवाइड है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, जैसे यहाँ यस देखिए मैम। दो पार्टिकल पहले सेल में एक थर्ड में, क्या पता मुझे किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो इनटू में सेल्स से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने के लिए। ni प्लस ji माइनस 1 फैक्टोरियल को ji से और मल्टीप्लाई करना। ठीक है बेटा, क्योंकि जस्ट ये बता रहा है कि ni पार्टिकल इन ji सेल में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. उसके बाद मुझे इंडिस्टिंग्विशबिलिटी का इफेक्ट देखना है, मींस पहले मैं थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकालूंगी। ठीक है, अब मुझे ये पता है पार्टिकल्स इंडिस्टिंग्विशेबल है, मींस आइडेंटिकल। ठीक है, तो पार्टिकल्स का आपस में ये जो रीअरेंजमेंट नहीं होता है, अब मुझे क्या पता कौन से दो पार्टिकल फर्स्ट सेल में आएंगे या एक सेकंड में आएंगे या तीनों के तीनों फर्स्ट में आएंगे, क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल्स कैसे आइडेंटिकल हैं। तो इनका जो रीअरेंजमेंट होता है आपस में, मतलब इनमें से ये आगे आ सकता है, ये पीछे आ सकता है, ये नहीं पता मुझे कौन सा डॉट आगे आएगा कौन सा पीछे आएगा। ठीक है, तो इनका जो रीअरेंजमेंट होता है वो हमें कोई नया डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देगा। यदि मैं इस डॉट को यहाँ लगा दूं और इसको यहाँ लगा दूं, तो क्या कुछ अरेंजमेंट में फर्क पड़ेगा? नो मैम। क्या आप कर सकते हो, तो कोई नया डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। तो मीनिंगलेस परमुटेशन कितने होंगे, ni फैक्टोरियल कितने होंगे, ये मैंने पहले भी बताया। ni फैक्टोरियल। तो जो भी मीनिंगलेस है उससे मीनिंगफुल निकालते हैं, तो मीनिंगलेस से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जो भी ये आया था टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जी आई इंटू एन आई प्लस जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल, उसको किससे डिवाइड करेंगे, मीनिंगलेस से, और मीनिंगलेस कितनी है, एन आई फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये सारे के सारे मतलब जो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, उनको कहाँ कराना है, जी आई सेल्स में। तो जी आई फैक्टोरियल भी क्या है, मीनिंगलेस ही तो है। जी आई फैक्टोरियल जो सेल्स का है वो भी तो मीनिंगलेस है ना। मुझे क्या पता कि ये दो पार्टिकल फर्स्ट सेल में आएंगे सेकंड सेल में, आप चाहे इन दो को पहले में दिखाओ या सेकंड में दिखाओ, कुछ अरेंजमेंट से कोई फर्क पड़ेगा? नो मैम। कोई भी नो। फर्स्ट में दिखाओ या सेकंड में दिखाओ, एनीवन। क्या पता यहाँ जो दो आए हैं इधर वो दो ना हो, कोई और दो हो, मतलब एक वही और एक दूसरा हो, तो सेल्स भी क्या होंगी, मीनिंगलेस होंगी जी आई फैक्टोरियल। तो मीनिंगफुल अरेंजमेंट निकालने का मतलब आपको थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट डिवाइड बाय मीनिंगलेस। तो मीनिंगलेस में तो ni फैक्टोरियल है, और एक इंटू में जो सेल्स में हम डिवाइड कर रहे हैं पार्टिकल्स को वो भी तो मीनिंगलेस है ना, इंटू में ji फैक्टोरियल। ठीक है, यस मैम। लेकिन क्लियर होगा यस W कैसे आया। ठीक है, अब जी आई फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, जी आई इंटू जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, जी आई Yes. माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो जी आई से जी आई कैंसिल और इंटू में जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल। मैम। ठीक है, ये
तो Yes, थर्मोडायनामिक ma'am. प्रोबेबिलिटी आई है W ith कंपार्टमेंट। इसी तरह से मैं बाकी सारे सभी n पार्टिकल का भी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकाल सकती हूँ। ये मैक्रो स्टेट की क्या है मेरी n1 से लेके nk तक है ना, तो सबका मैं क्या कर दूंगी, ये तो एक की निकालनी है, तो सबका मुझे यदि थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकालनी है सभी एक मैक्रो स्टेट की जिसके अंदर nk तक पार्टिकल है, तो उन सबका क्या दिखा देंगे इसके साथ प्रोडक्ट। जैसे फर्स्ट पार्टिकल n1 पार्टिकल दिखाना है फर्स्ट कंपार्टमेंट में, तो i की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। फिर सेकंड के अंदर तो i की जगह क्या आ जाएगा 2, थर्ड कंपार्टमेंट में 3i और लास्ट में k। क्या सबको क्लियर है ये पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट Yes, ma'am. थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। Yes, ma'am. अब सबका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का सिंबल क्या होता है पाई, और समेशन का होता है ये सिग्मा टाइप, इसको समेशन बोलते हैं, और प्रोडक्ट का ये होता है पाई। आई की वैल्यू 1 से लेके k तक है। ये जो जनरल आई रख दिया मैंने, यहाँ एक आई ले लिया और सबको प्रोडक्ट को पाई से दिखा दिया, आई वैरी कर रहा है 1 से k। अब मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगी तो पहली टर्म आ जाएगी, आई की जगह 2 रखूंगी तो सेकेंड, और k रखूंगी तो थर्ड टर्म, लास्ट टर्म आ जाएगी। ठीक है, पाई डिनोट करता है सभी टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे इसके अंदर निकालना है मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। एक तो W पूछ सकते हैं आपसे बोथ आइंस्टीन का, एक मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। क्योंकि मैंने जब ये आज स्टार्ट कराया तो मैंने यही तो बताया था आपको, पार्टिकल का एनर्जी और मोमेंटम का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट के अंदर, है ना। Yes, ma'am. तो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट निकालने के लिए अब बेसिकली क्या करते हैं, पार्टिकल्स जो Ni पार्टिकल्स हैं, अब क्या पता ये कंपार्टमेंट में Ni पार्टिकल्स हैं कितने हैं, तो जो Ni और Gi है दोनों ही बहुत बड़े नंबर हैं, ठीक है। तो हम एक को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे इन दोनों के कंपैरिजन में, क्योंकि Ni और Gi बहुत लार्ज नंबर है, तो एक तो इनसे बहुत छोटा हो गया ना, तो एक को -1 को क्या कर देंगे, यदि बड़ी क्वांटिटी में से बहुत बड़ी क्वांटिटी में से -1 करेंगे तो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट वही वैल्यू आएगी। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट निकालने के लिए Ni और Gi में से जो 1 माइनस 1 को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो फॉर्मूला जो होगा W का वो ये होगा, पाई Ni प्लस Gi डिवाइड बाई Ni फैक्टोरियल इंटू में Gi फैक्टोरियल। ये भी Gi बड़ा नंबर है तो यहाँ भी 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. और जब मैंने तीनों टाइप की स्टैट पढ़ने के लिए बेसिक अप्रोच बताई थी, जिसमें फर्स्ट अप्रोच यही थी, इक्विलिब्रियम स्टेट पढ़ने के लिए या मोस्ट प्रोबेबल स्टेट पढ़ने के लिए आप जो W है उसका पहले लॉगरिथम निकालोगी और फिर डेरिवेटिव निकालोगी और फिर उसको 0 के इक्वल रखोगी, बताया था पहली अप्रोच। Yes, ma'am. हाँ, तो वही स्टेप्स फॉलो होंगे तीनों स्टेट में। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में मैंने समझा दिया था, अब हम बोस-आइंस्टीन में करें वही स्टेप्स। तो W आने के बाद हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, इसका लॉगरिथम, लेफ्ट हैंड साइड लॉग W, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लॉग Ni प्लस Gi फैक्टोरियल, नीचे वाली टर्म माइनस में जाएगी, माइनस लॉग Ni फैक्टोरियल माइनस लॉग Gi फैक्टोरियल। जब हम लॉग लेते हैं तो जो पाई है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, समेशन से, ठीक है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है बेटा, Yes, Yes, ma'am. ma'am. प्रोडक्ट की जगह आपका समेशन का सिंबल आ जाएगा जब आप लॉग लोगे, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद Yes, ma'am. आई थिंक ये सबको पता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे ये कैसे आया है, माइनस क्यों आए हैं, क्योंकि डिवाइड में जब ऊपर Yes, ma'am. ऑलरेडी माइनस आ जाता है, वो पता है ऑलरेडी। ठीक है, अब Ni और Gi लार्ज नंबर है, तो ये चीज मैंने आपको समझाई थी, यदि कोई बड़ी क्वांटिटी होती है तो उसका फैक्टोरियल निकालना कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे 1000 का फैक्टोरियल, 10,000 का, 1 लाख का कैसे निकालोगे,
तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? स्टर्लिंग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एक बड़ी क्वांटिटी का फैक्टोरियल निकालने के लिए हम स्टर्लिंग फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। यस मैम। मतलब क्या होता है? log n फैक्टोरियल इक्वल टू n log n माइनस n, ये हमें पता है। अब यही फॉर्मूला मैं यहाँ भी लगाऊंगी, यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि ni और gi बहुत ही लार्ज नंबर है, तो हमें अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा इनको। स्टर्लिंग फॉर्मूला लगा के अप्रोक्सीमेशन करना। तो जब इस पे लगाएंगे तो क्या आएगा? n, अब ये सारा है, ये आगे आ जाएगा log ni प्लस ji माइनस में n, ये सारा है ni प्लस ji। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये इसका लगाया गया। ठीक है, अब इस पे लगाइए log ni फैक्टोरियल, तो माइनस तो आएगा ही दोनों के साथ, पहले वाले के साथ माइनस, दूसरा माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, माइनस ni log ni। आई थिंक क्लियर है दोनों भी कैसे है। ठीक है बेटा। यस मैम। यस सिमिलरली मैम। आप माइनस log ji पर लगाओगे, ये माइनस है, माइनस माइनस से यहाँ प्लस हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स इससे आएगी इससे। ठीक है, ठीक है बेटा। यस मैम। अब बेसिक इसके अंदर क्या किया गया? यस मैम। टर्म्स कटती हूँ तो काट दो। क्या माइनस ni से प्लस ni कैंसिल हो रहा है, और माइनस ji से प्लस माइनस माइनस प्लस ji कैंसिल हो रहा है। केवल ये वाली टर्म रह गई, वो ये रही, और ये वाली रह गई, वो ये रही, और ये लास्ट वाली ये वाली, वो ये वाली रही। ठीक है, यस मैम। अब मैक्सिमम W निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और उसको किसके इक्वल रखना पड़ेगा? 0। ये पहली अप्रोच बताई थी मैंने इक्विलिब्रियम स्टेट, तीनों टाइप के स्टेप पढ़ने के लिए, तो स्टेप समझाए गए यस थे। मैम। हाँ, तो दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव लोगे, इस तरफ तो d log W और इसको 0 के इक्वल रखते, इस तरफ आ गई इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? dni gi का तो 0 हो जाएगा, ये टर्म एज इट इज log ni प्लस ji। ठीक है, प्लस में फर्स्ट टर्म एज इट इज ni प्लस ji, इसका डेरिवेटिव log x का 1/x, तो 1/ni प्लस ji और n का डेरिवेटिव dni। ठीक है बेटा, यस मैम। डेरिवेटिव हुआ यस मैम। कर रही हूँ ना आप। ठीक है, इसका यस मैम। एज इट इज, ना पहले का डेरिवेटिव माइनस dni log ni एज इट इज, माइनस ni एज इट इज, log ni का डेरिवेटिव 1/ni इंटू में dni, और इसका 0 हो जाएगा क्योंकि g एक नंबर है। ठीक है, यस मैम। जी मतलब वेरी नहीं करता, जैसे ni वेरी करेगा, इसलिए dgi क्या होगा? 0। और नंबर का मतलब कुछ कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ठीक है बेटा, यस मैम। Yes, ma'am. dni log ni प्लस ji, ये टर्म इससे कैंसिल, तो क्या आएगा? प्लस dni, ये टर्म इससे कैंसिल, क्या आएगा? माइनस dni, और प्लस dni से माइनस dni कैंसिल, केवल ये वाली टर्म बचेगी और ये वाली टर्म बचेगी, ये दो। ठीक है, यस मैम। यस मैम। हाँ, उसके बाद दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? dni। ठीक है, dni बाहर निकाल लो और इसको किसके इक्वल रख दो? 0 के इक्वल। पहली अप्रोच थी, बोलिए, फर्स्ट अप्रोच बताई थी ना मैंने आपको। Ma'am. सेकंड अप्रोच क्या बताई थी? तीनों टाइप के स्टेप पढ़ने के लिए कि सिस्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट रहेंगे और उन पार्टिकल्स की टोटल एनर्जी होगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ये स्टेप हमें फॉलो करना है। सेकंड अप्रोच बताए थे।
देखो ये तीनों टाइप के स्टेप वही स्टेप्स फॉलो कर रही है जो मैंने बेसिक अप्रोच में बताया था। आई थिंक आपको याद होगा सबको। ठीक है, तो सेकेंड अप्रोच क्या थी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट। तो वैसे तो n1 से लेके n के पार्टिकल है, लेकिन टोटल उनका सम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n से करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, यस मैम। वॉइस क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसको हम समेशन से दिखा सकते हैं n के, या फिर ni और i की वैल्यू। एक बार i की जगह 1 रखेंगे, फिर प्लस आएगा, फिर 2 रखेंगे, फिर k रखेंगे, तो यही तो टर्म आएगी। समेशन क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेंगे, उस तरफ तो dn आ जाएगा, और इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0। तो समेशन dni किसके इक्वल होगा, 0। ये मैंने आपको बताया था, ये वाला स्टेप। किसी भी स्टेप को स्टडी करना हो तो सेकेंड जो अप्रोच थी उसमें ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है तो उनका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल। ठीक है बेटा। Yes, Yes, ma'am. सिमिलरली सिस्टम की एनर्जी भी क्या होगी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी। मींस टोटल एनर्जी को मैं U से रिप्रेजेंट करूंगी, वो किसके इक्वल होगी, N1U1 प्लस N2U2, और लास्ट क्या होगी, NKUK। और इन सब का सम को हमने समेशन से दिखा सकते हैं NiUi, और i की वैल्यू 1 से के, वो भी कांस्टेंट होगी। दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव लोगे तो इस तरफ तो du, और इस तरफ क्या आ जाएगा आपका ui dni, और वो किसके इक्वल होगा बेटा, 0 के इक्वल। ठीक है, ठीक है बेटा। यस मैम। तो एनर्जी का भी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा। फिर वही स्टेप मैंने बताया था, वो लैग्रेंजियन मेथड होता है। आप जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म है dn है, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस अल्फा से। ठीक है, और du को किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस बीटा से, और किस में ऐड कर दोगे, इस वाली इक्वेशन में जो मैंने d log w 0 के इक्वल रख के निकाली थी। ये स्टेप भी बताया था। यस मैम। तो वही Yes, ma'am. ये ऐड कर दिया किसमें, इसको माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई, तो माइनस अल्फा dn हो जाएगा, और ये माइनस बीटा du हो जाएगा, माइनस बीटा ui dni। समेशन सबसे बाहर कॉमन निकाल लिया, क्योंकि समेशन इसमें भी था, इसमें भी था, और इसमें भी था, और dni सम में था तो कॉमन आ गई, उसको बाहर निकाल लो, इक्वल्स टू 0, क्योंकि तीनों 0 के इक्वल है। ठीक है बेटा। Yes, यस मैम। ma'am. अब जो वेरियस डीएनआईज हैं वो तो एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करते, तो किसी भी दो चीजों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है, इसका मतलब उनमें से एक क्वांटिटी डेफिनेटली क्या होगी, 0 होगी। और एक किसी भी दो 1 इंटू 0 क्या होता है, 0. yes, 0 ma'am. क्या है ये राइट हैंड साइड, तो कोई भी एक डेफिनेटली क्या है, 0 है। ठीक है, Yes, ma'am. डीएनआई है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो ये जो सम जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो 0 तभी होगा जब ये ब्रैकेट क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। सेपरेट 0. दोनों भी 0 हो सकते हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, ये वाली टर्म। ठीक है, अब ये दोनों उधर ले जाओ, माइनस अल्फा माइनस बीटा ui, और log a माइनस log b क्या होता है, log a बाय b, ni को इसके नीचे डिवाइड कर दो। ये वाली इक्वेशन क्लियर है, बताइए। यस Yes, ma'am. अब आपको पता है बीटा की वैल्यू के पहले निकाल चुके हैं, 1/kT होता है, तो इधर बीटा की जगह क्या रख दोगे, 1/kT, तो ui/kT, और ये बाकी चीजें एज इट इज। ये इक्वेशन क्लियर है सबको, बोलिए। यस मैम। Yes, ma'am. कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक। No, ma'am. इसके बाद देखिए log नेचुरल बेस क्या है, e, तो ये जो राइट हैंड साइड थी वो तो e की पावर में आ जाएगा एक्सपोनेंशियल में, e की अल्फा प्लस ui/kT, और ये खाली रह जाएगी ni प्लस vi/ni।
ठीक है, आई थिंक ये भी क्लियर होगा सबको। यस मैम। अब ni से Yes. दोनों लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड कर दो, ये तो 1 आ जाएगा, ये प्लस gi/ni और ये e की अल्फा। मैं इसको सेपरेटली भी तोड़ सकती हूँ, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। e की अल्फा और e की ui/kt ऐड करेंगे, मतलब e सेम है तो जब इनके पावर्स क्या होंगी ऐड होगी वही तो बनेगा। ठीक है, ये +1 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. यहाँ से ni निकालना है तुम्हें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना था तुम्हें, तो ni तो निकालना, ni उधर जाएगा और ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी gi यार। इसी को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स का उस सिस्टम के लिए जो बोस-आइंस्टीन स्टैट को फॉलो करता, और इसको हम बोलते हैं बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बोलते हैं इसको, जैसे मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था। मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन के अंदर कितनी वैल्यू आई थी? ni इक्वल टू, बता सकते हो? बताइए बताइए बेटा, यस मैम। बोलिए कितनी आई थी मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन? बताइए। क्या मैम? मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन में ni का फॉर्मूला क्या आया था लास्ट में? कुछ मैंने स्टार्ट कर दिया e की अल्फा, इसको मैंने a माना था, E बताइए। की पावर अल्फा e की अल्फा भी क्या ये था? ni इक्वल टू जी आई e की अल्फा प्लस बीटा ui, क्या ये था? यस मैम। चेक करके आना, इसको देख के आना क्या ये था नहीं था, इसका मतलब आपको ध्यान नहीं है। ई की पावर माइनस अल्फा था मैम शायद। चेक करना बेटा आप फिर से, ठीक है? जिस तरह से हमने मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन में पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करने का फॉर्मूला निकाला था, उसी तरह से बोस-आइंस्टीन में ये आया है। इसको हम बोलते हैं बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यस निकालने का मतलब क्या होता है, इससे हम पार्टिकल्स की एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, वेवलेंथ के फंक्शन में। तो हम यही तो नहीं कर पा रहे थे ना मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन के अंदर, हम एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ देख पा रहे थे पार्टिकल्स, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आने की वजह से हम पार्टिकल्स का एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर सकते हैं वेव फंक्शन, वेवलेंथ के फंक्शन के फॉर्म में। ठीक है, और ये हेल्प करता मैम ई है। की पावर माइनस अल्फा ही आएगा। क्या बेटा? मैम ई की पावर माइनस अल्फा ही आएगा। और बाकी चीजें, बाकी टर्म्स बाकी ठीक है।